हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। वो स्ट्रक्चर जहाँ पे मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होते हैं उसको कहा जाता है, तो उसको कंपनी कहते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा क्रिएट होती है और इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं वो कंपनी को ऑपरेट करते हैं। इसकी एक लीगल एंटिटी होती है और जो कंपनी होती है उसकी ओनरशिप उसके कंपनी के ओनरशिप उसका मैनेजमेंट अलग अलग होता है, यानी कंपनी का जो ओनर होता है वो कंपनी से अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कर्ता इज ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस हैज़। जो कर्ता होता है ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस का, उसकी लाइबिलिटी पूछा है कि क्या होती है, तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, द कर्ता मीन्स द हेड ऑफ द फैमिली हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ओवर द बिजनेस। कर्ता मतलब होता है जो फैमिली का हेड होता है, यानी कि एल्डर पर्सन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का एल्डर पर्सन होता है वो बिजनेस का कर्ता होता है और उसकी जो लाइबिलिटी होती है बिजनेस में वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल में चलती है। ठीक है, यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल वन मैन वन वोट मीन्स मेंबर कैन वोट ओनली वंस। यानी इसका मतलब ये होता है वन मैन वन वोट का, कि यहाँ पे जो मेंबर होते हैं चाहे वो कितने भी रिच हों, पुअर हों, या फिर कितना भी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन इनका जो वोट की वैल्यू होती है वो एक ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, वन मैन वन वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर वॉज अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय। यानी कि एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो वो शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, शेयर होल्डर्स। एक्सप्लेनेशन को भी एक बार देख लेते हैं। कह रहा है आपका, द शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी वाइल द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। ठीक है, और जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होता है वो चीफ मैनेजिंग बॉडी होता है जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। प्रॉफिट कभी शेयर नहीं होता है या प्रॉफिट को शेयर नहीं किया जाएगा, ये जो आपका स्टेटमेंट है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है आपका, इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस प्रॉफिट आर नॉट शेयर्ड एज द एन एस्टेंटल प्रॉपर्टी। ये जो है वो एक एंसेंट्रल प्रॉपर्टी की तरह से शेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स ईच वन ऑफ विच इज कॉल्ड। जो कंपनी का कैपिटल होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, तो हर एक पार्ट को जो है वो शेयर कहा जाता है, क्योंकि जो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और हर एक भाग को हम बोलते हैं शेयर्स। आपका एक्सप्लेनेशन बता रहा है, शेयर इज अ प्रपोर्शन शेयर इज अ पोर्शन विच डिवाइडेड अमॉन्ग सेवरल पीपल दैट कंट्रीब्यूट टू अ कंपनी। यानी कि जो शेयर होता है वो पोर्शन होता है जो डिवाइड किया जाता है बहुत सारे लोगों के बीच में जो कि कंपनी में इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि जो कंपनी होती है उसमें बहुत सारे लोगों का शेयर कंट्रीब्यूट होता है, बहुत सारे लोगों का कैपिटल लगा होता है, उसी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, द हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड को क्या कहा जाता है, तो इसको हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है, कर्ता इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली हु होल्ड कंट्रोल ओवर द बिजनेस। कर्ता जो होता है वो फैमिली का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है जो बिजनेस पे पूरा कंट्रोल और बिजनेस के कंट्रोल को होल्ड करता है, सारे बिजनेस को वही देखता है, पूरे ओवरऑल बिजनेस पे उसी का कंट्रोल होता है, उसी का होल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है, प्रोविजन ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रिजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ।
यानी कि एक आवासीय रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए जो मेंबर्स होते हैं, जो रीजनेबल रेट पे उनको मिलता है, या उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक रीजनेबल रेट पे एकोमोडेशन प्रोवाइड कराना, वो किसका होता है? तो वो होता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसके 6 पार्ट होते हैं: कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटर कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्रोड्यूसर। इस तरह से 6 होते हैं, जिसमें एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। इसका जो ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य होता है वो होता है रिजनेबल रेट्स पे लोगों को, उसके जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको रेसिडेंशियल स्टेटस प्रोवाइड कराना या फिर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये बता रहा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विथ लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउस एट रिजनेबल कॉस्ट। यानी कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था उन पीपल को हेल्प करने के लिए जिनकी जो इनकम है वो बहुत लिमिटेड है और वो रिजनेबल कॉस्ट पे घर बनवाने में असमर्थ हैं, या फिर रिजनेबल कॉस्ट पे वो अपने हाउस को कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाते। तो उनको ये सोसाइटी जो होती है वो हेल्प करती है ताकि वो अपने अकोमोडेशन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में हेल्प ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। वो पार्टनर जो एसोसिएशन से अलग रहता है और जनरल पब्लिक उसे नहीं जानती है कि वो पार्टनरशिप का हिस्सा है, उस पार्टनर को क्या कहते हैं? तो उस पार्टनर को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो पार्टनर तो होता है और वो पार्टनरशिप में फॉर्म में अपना कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और मेंबरशिप भी उसकी होती है, लेकिन जो आउटसाइडर होते हैं वो उनकी नज़र में वो पार्टनर नहीं होता। आउटसाइडर उसको एज अ पार्टनर नहीं जानते हैं, तो उसको हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। यहाँ बता रहा है सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल बट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट सीक्रेटली। जो सीक्रेट पार्टनर होता है वो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी करता है, लेकिन जो मैनेजमेंट में उसका पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ही गुप्त रूप से होता है, सीक्रेटली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर इनकॉर्पोरेटिंग। यानी कि जो इनकॉर्पोरेटिंग में सबसे मोस्ट प्रोबेबल रीज़न होता है वो क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा? तो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ इज कॉल्ड। वो स्ट्रक्चर जिसमें लॉ के अकॉर्डिंग ओनरशिप को और मैनेजमेंट को अलग अलग रखा गया है वो किस में पाया जाता है? तो वो कंपनी में पाया जाता है। अभी ऊपर भी डिस्कस किया गया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसका एक लीगल एंटिटी होता है। इसके जो ओनर होते हैं वो कंपनी और ओनर जो होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ओनरशिप है, इसका जो एग्जिस्टेंस है उसके वो अपने ओनर से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रोविजन ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर एट रिजनेबल रेट इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है कि जो प्रोविज़न है रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड कराना वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द स्ट्रक्चर इन विच, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कर्ता इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज। यानी कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। किस केस में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है? तो पहला ऑप्शन आपका है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं होता है, ये वॉलंटरी होता है। अगर जो ओनर है वो चाहे तो करा सकता है और चाहे तो नहीं भी करा सकता है, ये उसके ओन डिसीजन पे डिपेंड करता है। सेकंड कह रहा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी वॉलंटरी होता है। अगर पार्टनरशिप चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं यानी जो फॉर्म को रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसको कुछ बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू से, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो वो सारे बेनिफिट से वो वंचित रह जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी वॉलंटरी होता है, लेकिन जो कंपनी होती है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अ पार्टनर्स हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। वो पार्टनर जो बाहर वाले लोगों से छुपा हुआ होता है और लेकिन वो एसोसिएशन से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं, तो उसको हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टनर हु इज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बट लैंड इज नेम फॉर पब्लिक रिलेशन पर्पज इज।
वो पार्टनर जो एक्चुअली में पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो पब्लिक रिलेशन के पर्पज से लैंड कराने के लिए इन्वॉल्व होता है, उसको कहते हैं, तो उसको हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो एक्चुअली में फर्म का पार्टनर नहीं होता है, लेकिन फर्म को बेनिफिट कराने के लिए, उसको उधार दिलाने के लिए वो पब्लिक में अपने आप को एज अ पार्टनर एज अ पार्टनर दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डैश इज दैट it can be a single business or collection of related business that can be planned separately from the rates of the company। यानी कि एक विशेषता जो कि कंपनी जो होती है सिंगल या कलेक्शन रिलेशन होता है बिजनेस का, जो सेपरेटली प्लान किया जाता है कंपनी के रेट से, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग who focused on the soft side of organization as a sequel to globalization comprise autocracy simple structure, the divisionalized form, the machine and professional bureaucracy is। तो ये जो आपका है स्टेटमेंट ये दिया है हेनरी मिटबर्ज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंक्लूड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इंक्लूड होती है तो लिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड कंपनी दोनों ही जो है वो पब्लिक कंपनीज में इंक्लूड होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ लिस्टेड और एंड नॉन लिस्टेड कंपनी ये दोनों ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी का पार्ट है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।